बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आज हम प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे हालिया लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए, ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद, जहां पे पीपल्स पार्टी ने अपनी मेजॉरिटी के साथ सीटें लेकर आ गए। उसके साथ साथ MQM के बाइकाट के ऊपर बात करेंगे। क्या MQM के बाइकाट में MQM को फ़ायदा हुआ या नुकसान? साथ साथ जमात इस्लामी भी ये क्लेम कर रही हैं कि कराची में हमें सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और मेयर भी जमात इस्लामी का कहना ये है कि ये हमारा होना चाहिए। मुल्क की इस वक्त जो सूरत हाल है, हम बचपन से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि मुल्क बहुत नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है। शायद अब ये लग रहा है कि वाकई मुल्क बहुत ही ज़्यादा नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है। जो हमारे फ्रेंड ममालिक हैं उन्होंने भी कैटेगरिकली अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी है कि अब कोई फ्री लंचेस अवेलेबल नहीं है। ख़ास तौर पे सऊदी अरब ने कहा है कि हम किसी को भी इस तरह से पैसे उठा के नहीं देंगे, क्योंकि ये पैसे हमारे लोगों के टैक्स के पैसे हैं। हम उनके साथ कोई भी उनकी आंखों में धूल नहीं झांकेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये पैसे हम किसको दे रहे हैं, हम कहाँ दे रहे हैं, इसकी यूटिलिटी क्या है। अपोजिशन के अहम तरीन रहनुमा इमरान खान साहब रोज़ाना एक नए बयान देते हैं, रोज़ाना एक नए तरीके से इदारों के ऊपर जो है वो हमला कर रहे होते हैं, जिसके साथ उसकी क्रेडिबिलिटी क्या वाकई दिन ब दिन डैमेज होती जा रही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब का मामला भी अभी तक लटका हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला करना है कि ये किसको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रखना है। और PTI ने कैटेगरिकल कह दिया है कि अगर हमारा नहीं होगा तो फिर मैं तो हुंडई लैसा हमने नहीं मानना है, हमने फिर रोडों पे आ जाना है। क्या हमारे मुल्क में जो LCs का मसला था वो ख़त्म हो गया है और हमारे पास अभी ट्रेड, हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है? हमारे पास IT सेक्टर क्या कर रहा है? और ख़ास तौर पे सिंध, जहाँ कराची, सिंध का कैपिटल कराची जो कैपिटल है बिज़नेस का, यहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको क्या इस वक्त मसले जो है वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? इस फील्ड से हमारे पास रिलेवेंट सारे लोग हैं जिन पे हम तफसीलन इस पे बात करेंगे। सादिक इफ्तिखार साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, MQM के सीनियर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन IT अफेयर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ नजीब अयूबी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ फराज आबिद लाखानी साहब हैं जो लीडिंग पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू CM सिंध ऑन कॉमर्स हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सादिक भाई, सबसे पहले हम IT पे भी आएंगे, पाकिस्तान के इकनॉमिक्स पे भी आएंगे। आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आप इन सारी चीज़ों को बड़े बखूबी जानते भी हैं, लेकिन पहले बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट पे। ये जो आपने बाइकाट किया या कराया गया? ये तो सवाल बेबुनियादी है कि कराया गया। देखिए, 74 सीटें ऐसी हैं जो डीलिमिटेशन में 10-1 से इलेक्शन कमीशन भी ऑन बोर्ड था और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हमारी इस मौक़िफ़ की तायीद की थी कि डीलिमिटेशन में कुछ मसाइल हैं। इसी वजह से उन्होंने एक ख़त अरसाल किया था इलेक्शन कमीशन को, जो कि रिसीव भी हुआ। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़े सवालात उठते हैं कि क्यों, जब एक हुकूमत वक्त पीपल्स पार्टी ने इस मौक़िफ़ की तायीद की MQM की, 74 सीटें एक शहर होता है, आपने कराची को महरूम क्यों रखा? और वैसे सवाल तो ये भी बनता है कि बाकी जमातें, जिस तरह जमात इस्लामी है, PTI है, इस मौक़िफ़ में हमारे साथ कंधा मिलाकर खड़ी क्यों नहीं रही? देखें, अगर जमात ने ही जीतना था, जमात ही पॉपुलर पार्टी है, चले एक मिनट के लिए मान लेते हैं, तो 74 सीटों से आज मजबूरी नहीं होती, या नहीं जाना पड़ता PMLN के दरवाजे पर PTI से मिलने, पीपल्स पार्टी से मिलने। तो देखें, इन्होंने तो एक नाजायज़ कॉज, एक सरफ सीट के लिए, एक सरफ पॉपुलर वेव को इनकैश करने के लिए कराची के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती की। तो ये जमात ने किया। देखें, जमात ने हमारे साथ खड़ी रहती, उस 15 दिन के बाद इलेक्शन हो जाता तो मेजॉरिटी लेकर चली जाती। वो तो कहते हैं कि हम ही नुमाइंदा है कराची के, चले हम मान लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जमात कराची का दुश्मन है? नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा कि जमात ये समझती है कि नुमाइंदा जमात है कराची की। तो क्या वो 74 सीटों से उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है? अगर पॉपुलर जमात है तो 15 दिन के बाद इलेक्शन हो जाते तो कौन सी कयामत आ जाती? देखें, कराची की सही रिप्रेजेंटेशन जरूरी थी। इस 74 सीटों पर फिर जीत जाते इलेक्शन, कौन रोकता है उनको?
नजीब भाई, बात ये है कि ये आपने बड़ी नाइंसाफ़ी की, जिस तरह से हमारे MQM के रहनुमा कर रहे हैं कि आप 15 दिन रुक जाते, इलेक्शन कमीशन कर रहा था, ये सारी डिलिमिटेशन वाला प्रॉब्लम मसला हल हो जाता, आप कराची के साथ नाइंसाफ़ी की। देखिए, मैं बहुत एहतराम करता हूँ हमारे, बात ये है कि आपने गिला किया कि जमात इस्लामी ने हमारे साथ कंधा नहीं मिलाया या हमें कंधा नहीं दिया, तो आपको तो पूरी कराची ने कंधा दे दिया ना, कंधा दे के पहुंचा दिया जिस जगह मतलब किधर पहुंचा दिया। तो आपका ये गिला बहरहाल बनता नहीं है, और उस कंधे में अगर हमारा भी किरदार कुछ शामिल है। देखिए बात क्या है, देखिए हम सीरियस बात कर रहे हैं, इसमें कंधा लगाना कंधा मिलाना तो देख लें अभी आपका क्या हाल है। नहीं, वो आपको कह रहे हैं कि आपको कब्रिस्तान शाह मोहम्मद शाह ने भी जिनकी 7 सीटें उन्होंने कंधा पहुंचाकर कहां पहुंचा दिए। चलें वो तो बात की बात है, यहाँ एक सीरियस टॉपिक है, कराची की हम बात कर रहे हैं, तो लेट्स बी ऑन पॉइंट और कराची के मसलों की बात करें। कंधा तो अभी आपका कहां से कहां पहुंचेगा वो बाद में पता चलता है। चले आगे बात करते हैं। अभी तो सब्र करो जी, बिल्कुल सब्र से ही, जरा रुको, सब्र मतलब आप कह रहे हैं कि सब्र करो, जरा रुको। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करें, ये कंधा दे के MQM को किसने उधर हमने तक दिया कंधा। हमारे पास खालिद मकबूल साहब मोहतरम आए थे, और मैं इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ, अगर आपको वैसे कोई और, तो वो आए, हमारे दफ्तर आए, बात हुई और हमने बड़ी मोहब्बत के साथ उनसे मुलाकात, वो भी बड़े अच्छे हैं, उन्होंने सारी सिनेरियो रखा दफ्तर जमात इस्लामी में हाफिज़ साहब के सामने। और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि हम इस हद तक तो उनके इस मौक़िफ़ से एग्री करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो हल्का बंदियाँ की हैं ऑब्वियसली वो सही नहीं है। देखिए हर आदमी उस पर, ये पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियां नहीं की हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने की चलिए है। जी मान लेते, आपकी बात मान लेते। नहीं, मैं आपसे मेरा सवाल है, ये अच्छा, पीपल्स पार्टी ने किए हैं या इलेक्शन कमीशन ने किए? तजावीज़ जाती है, तजावीज़ जाती है, और जो जिम्मेदारान होते हैं, अब मेरे दाएं बाएं भी हुकूमती ओहदेदारी बैठे हैं ना, इनकी ठीक है सियासी वाबस्तगी होगी, लेकिन ये जानते हैं ये सारे रख रखाव के किस तरीके से फाइल आगे चलती है, उसके बाद उसको फिर साइन करनी हो। खैर, तो 20,000 की हल्का बंदियाँ भी हैं और 1 लाख की हल्का बंदियाँ भी हैं। बदकिस्मती ये हुई कि जो मौक़िफ़ MQM का है, जी भाई, यही तो बात कह रहे हैं ना, क्या 15 दिन रुक जाते, आपने इतनी जल्दी क्यों की? मेरी बात सुने, बहुत अच्छा मौजू है और बहुत अच्छे गेस्ट आपने बुलाए हैं, तो खाकसार की गुफ्तगू सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि MQM तो गुज़िश्ता 16 सालों से यही तमाम चीज़ों का हिस्सा रही है। उसके पास तो सबसे अच्छा मौका ये था कि वो जब ये रिजीम चेंज वाला मामला हुआ तो दीगर मराहत जहाँ उसने हासिल की हैं, तो ये तो बहुत आसान काम था कि वो ये कहते कि डीलिमिट ये इस तरह जो हुआ है मामला सीटों का, इसको ज़रा सही करें, तो ये बिल्कुल हो जाना था जहाँ दूसरे मामलात हुए। लेकिन वो तो बिल्कुल वो राइट का इंडिकेटर, आप कह रहे हैं कि वो डेलिबरेटली ये चीज़ें नहीं, डेलिबरेटली की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। देखिए हर फर्द कराची से मुखलिस है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे दाएं वाले भी कराची से मुखलिस हैं, बाएं वाले भी मुखलिस हैं, ठीक है। इसमें डेलिबरेटली का सवाल, हिकमत अमली का सवाल पैदा, आप भी मुखलिस हैं, हिकमत अमली का सवाल पैदा होता है। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के प्रोसेस को जो ऑलरेडी इतने लेट हो चुके हैं कि तकरीबन 2.5 साल बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ, यानी नीचे जो इख्तियारात देने हैं वो मुअत्तल हुए हुए हैं, शहर का हाल बुरा है, हर चीज़ एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ फेंकी जा रही है, उसके नाजुक कंधे हैं, दब जाते हैं, वो एक रोड बनाता है दूसरी बिगड़ जाती है। तो इतना बोझ ना डालो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर पे। हम ये कह रहे थे, हम ये कहते कि जो हमारे नुमाइंदे हैं सियासी जमातें उन्हें मुंतकिल करें और आप भी रिलैक्स रहें, हमें भी काम करने दें शहर की बेहतरी का। ये हमारा नैरेटिव था। हमने खालिद मकबूल भाई से बिल्कुल क्लियरली ये बात की, उन्होंने उस वक्त तक उसको कहा कि नहीं आपका मौका भी, हमने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं कंधा मिलाने की बात ये कर रहा हूँ, ठीक है जी हमने कंधा मिलाया, लेकिन हमारे नज़दीक जमात इस्लामी के नज़दीक जो अहम तरीन चीज़ थी कि अगर इस प्रोसेस को मज़ीद लिंगर ऑन किया जाता है तो सामने जनरल इलेक्शन हमें नज़र आ रहे हैं और पूरी कौम को नज़र आ रहे थे जो सिनेरियो चल रहा है, तो उस वक्त तो फिर ये गायब हो जा रहा। और पीपल्स पार्टी की तो अव्वलीन ख्वाहिश थी कि बल्दियाती इलेक्शन यहाँ ना हो, इसलिए कि कुछ गलती हमारे मीडिया ने की, कुछ जमात इस्लामी के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कुछ सर्वे वगैरह ऐसे शुरू कर दिए, तो वो तो वैसे ही मतलब वो हालत ख़राब थी। तो सर्वे के नतीजे में तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही ये तय कर लिया सबने। यानी आपने देखा होगा हुसैन के ये किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की सारी जमातें गई हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है, अपीलें लगाई हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए और हालात हैं। सैलाब का बहाना भी था, बहाना भी नहीं बल्कि हकीकत में सैलाब था। अच्छा, उसके बाद दूसरे मसाइल थे, तीसरे मसाइल थे, ये पै दर पे आते रहे। अमनो अम्मा का भी मसला था, ये बातें मैं मानता हूँ, लेकिन इसके साथ मैचेस भी हो रहे हैं।
सिक्योरिटी भी फराहम की जा रही है, वीआईपी प्रोटोकॉल में किसी साहब बहादुर के कोई कमी नहीं हुई, और प्रॉब्लम आ रही है तो वो इतने प्यार से हो गए। ये अभी पूछते हैं ना फराद भाई पूछिए से। जनाब। फराद भाई, एक बात तो ये है कि नजीब भाई का कहना है कि आप इससे राह फरार हो रहे थे बार बार कि ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराची और हैदराबाद में होने ही नहीं चाहिए, फिर ऐसा क्या जादू किया आपने, ये गलत जो है वो डीलिमिटेशन करके सारी जो है वो सीटें जीत गए? देखिए, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन भाई, ये सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने ये फोरम दिया और उस पर हम बात कर रहे हैं। तो मैं इधर ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ प्रूवन इटसेल्फ एक दफ़ा फिर टू बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बाय कराची। इट हैज़ टू बी सीन बाय द पेपर्स। वी आर नॉट टॉकिंग समथिंग ऑन हवाई बात नहीं कर रहे, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग बाय द पेपर्स। और मैं ये इधर ये भी कहूँगा, ये हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विजन है, जो काम किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम ने, जिसमें बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, सईद गनी साहब और ये सारी तंजीम ने कराची की सड़कों पे काम किया है और लोगों के लिए काम किया है, लोगों के लिए चीज़ें की हैं, जिसकी बुनियाद का रिफ्लेक्शन आया है, जो हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आज पोल में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यही वजह से ये सामने उभर के आई है। अब बात कर लेते हैं, कंसिडरिंग आप मुझे देखें, मैं खुद एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पिछले दिनों गया, काटी भी गया, पिछले दिनों फेडरेशन भी गया, सब ने तारीफ़ें की मुझसे, कुछ चीज़ें बताई, हमने मिलके सुलझाने की कहा, और साथ में मैं लेके भी गया उनके वफ्द को, एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी लेके गया कुछ अर्से पहले। फिर आगे हम सिक्योरिटी खर्चात के बारे में बात हुई तो हमने कहा उधर भी लेके जाएंगे, वो भी चीज़ें देखेंगे और उनको सॉर्ट आउट करेंगे। मैक्सिमम फैसिलिटेशन देंगे बिज़नेस कम्युनिटी को, हर सतह पे देंगे, क्योंकि देखिए ये विन विन सिचुएशन है। फैसिलिटेशन होगी तो कारोबार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगी। तो मुझे तो इधर ये नज़र आता है कि जो है ना, मैं खुद बॉर्न एंड रेज कराची आई टू, तो मुझे अगर मैंडेट ये मिला या चांस मिला और मैं कर रहा हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि हम हर सतह पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हर सतह पे हम लगे हुए हैं कि काम करें और बेहतरी लाएँ। अब थोड़ी देर जमात के लिए, थोड़ा सा जमात इस्लामी, वो भी सेकंड पार्टी है देखा जाए तो पेपर्स पे, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, देखिए आई डोंट नो, सॉरी टू से, मुझे एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नज़र आती है जो फ़र्द वाहिद पे काम किया गया। अब उस पे जो है ना उन्होंने टारगेट किया और उस पॉइंट्स के हवाले से दे डिड वेल, और उन्होंने वो हर सतह पे, हर एग्जीबिशन में, हर तकरीर में उसका मौजू बनाया है। बल्कि सोशल मीडिया पे आप देखें, कोई भी वीडियो देखें, सोशल मीडिया पे ऐड आता है, उस ऐड में जमात इस्लामी का स्लोगन चल रहा है। व्हाट वाज दैट? दे स्पेंडेड फॉर्चून्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एंड फिर ब्रांड एम्बेसडर बना दिए कराची के सेलिब्रिटीज़ को जिनका ताल्लुक था, तो दे डिड वेल ऑन दैट साइड ऑल्सो। आप तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं? भाई मैं तो कह रहा हूँ, आपको मैंडेट में वो सवाल भी रेज कर रहे हैं, मैंडेट मिला है फराद भाई। एक मैं देखिए, मैं बात अगर मुझे कंप्लीट करने का मौका दें, इनको मैंडेट मिला है। अच्छा, फिर मैं इसके आगे की भी बात करता हूँ। अब कराची के, मैं बिजनेस कम्युनिटी से अगर ताल्लुक रखता हूँ, तो कराची की नीड क्या है? कंसेंसस। वी ऑल हैव टू गो राइट नाउ, राइट दिस मोमेंट, टू डेवलप कराची। अगर आज भी नहीं तो कब? अब कंसेंसस की ज़रूरत है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लीड किया है, जमात इस्लामी ने बहुत अच्छे नंबर्स लिए हैं, सेकंड नंबर पे है, पीटीआई थर्ड नंबर पे, जो भी है। मैं अब ये कहता हूँ कंसेंसस करें और मिल के चलाएं ताकि कराची की हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हो। राइट, मैं तो कराची गाइड की बात कर रहा हूँ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद, ब्रेक के बाद एक आपने अहम सवाल भी रेज किया है। आपने कहा है कि एक की मार्केटिंग हुई है और उस पर अरबों रुपए खर्च हुए हैं, तो ये जमात इस्लामी ने ये पैसे कहाँ से लाए? ये फराज भाई का कहना ये है। और ये नहीं, दे डिड वेल, मैं तो ये कह रहा हूँ, दे डिड वेल। ये जो हाफिज नईम और रहमान वाली जमात है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कराची और हैदराबाद के लोकल इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए उस पर, लेकिन बात दरअसल ये है कि इसके साथ साथ हमारे मुल्क में जो क्राइसिस हैं, जो इस वक्त इकानमी के क्राइसिस हैं,
اس کے لیے بھی ہمارے پاس آج ریلیونٹ لوگ ہیں. ہم تفصیلاً ان سے بھی بات کریں گے کہ اس اکانومی کو کس طرح سے بہتر کریں. پاکستان اس وقت تاریخ کے جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, اب واقعی لگ رہا ہے کہ وہ نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب بھی موجود ہیں. نقوی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر یو ویلکم سر. سر یہ فرمائیں, سب سے پہلے ہم آپ سے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ بتائیں کیا واقعی آپ جو ہے وہ میئر کراچی کا جماعت اسلامی کو دے رہے ہیں اور آپ کی بات چیت ہو گئی ہے؟ دیکھیں, ہم اس والی چیز پہ بڑے واضح ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں الیکشن میں جتنی ہماری کمپلینٹس ہیں وہ ایڈریس ہونی چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں جب یہ الیکشن کی اتنی بڑی دھاندلی ایکسپوز ہوگی, اس لیے کہ ہمارے لحاظ سے وی آر 80 to 90 سیٹس جس کے ہمارے پاس فارمز 11 جو ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں, جبکہ ہمیں صرف 45 دی گئی ہیں. ہم وہ باقی 40 کیسز بھی الیکشن کمیشن کے پاس لے کے جائیں گے. اس کے بعد وہ جو 40 سیٹیں ملتی ہیں اس میں جماعت اسلامی کی بھی کم ہو رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کی بھی کم ہو رہی ہیں. اور اگر جسٹس ہیز اٹس ڈے تو دین پی ٹی آئی وڈ بیکم دا لارجسٹ پارٹی ان دی ریس. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہی یہ بات چیت ہوگی. بٹ ایک چیز ہمیں بڑی بات ہے کہ ہم پی 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 کا ساتھ نہیں دے سکتے. اچھا, پی 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 کا ہم کراچی کسی بھی صورتحال میں پی 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 کا ساتھ نہیں دے سکتے. فردوس صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ کے پاس واپس آتے ہیں. صادق اختیار صاحب, اس وقت ہم پہلے وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن پہ, لیکن ملک بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریزروز ہیں وہ کتنے لیول پہ آ گئے ہیں. ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کم ہوتے جا رہا ہے. آپ اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ ہیں آئی ٹی افیئرس کے. آئی ٹی میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا زیادہ سے زیادہ کوئی 3 سے 4 بلین کا ہے, لیکن اس کے بڑے بڑے پروجیکٹ ہمارے پچھلے گورنمنٹ میں بھی بنے. ایون خان صاحب نے بھی اس پہ بہت زیادہ فوکس رکھا تھا, لیکن رزلٹ کوئی نہیں آیا. اور جب کہ دیکھا جائے تو ہمارا جو برابر والا ملک ہے وہ صرف اور صرف اس آئی ٹی سیکٹر پہ $150 بلین کا ایکسپورٹ کرتا ہے, اور ہمارے پاس 60% یوتھ ہے اور پڑھا لکھا نوجوان ہے. ہم اس کو پراپر یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. دنیا میں کتنے ممالک ہیں جن کا جو ریسورس آف انکم ہے یہ یوتھ ہے, ہم یوٹیلائز ہی نہیں کر پا رہے. تو دیکھیں, ایک تو تھوڑا حسین بھائی, آپ کیونکہ کافی پلس رکھتے ہیں اکانومی پر بھی اور کافی مطالعہ رکھتے ہیں. 700 ملین کا ایکسپورٹ تھا سافٹ ویئر کا, اور $1.2 بلین, اگین $1.2 بلین فری لانسرز جو کہ ڈیجیٹل نومیڈز کہلاتے ہیں, ان کی یہ آمدنی ہوتی ہے پاکستان سے. تو آپ یہ اماؤنٹ, لیکن یہ ان ریکارڈڈ ہوتا ہے. ڈیجیٹل نومیڈز کی ان ریکارڈڈ انکم ہے. اب اس میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر یا آپ کی وزارت خارجہ کے ساتھ مل کر ہم نے کچھ پالیسیز امپلیمنٹ کرنی ہیں. 2018 سے لے کر آج تک جب سے یہ وزارت ایم کیو ایم کے انڈر آئی ہے تو 60% گروتھ رہی ہے. یہ حسین بھائی آپ بھی اگر نمبرز دیکھیں گے, جس طرح میں نے کہا $700 ملین ان ایکسپورٹ, $1.2 بلین ان انکم فار فری لانسرز. تو یہ تو اب آپ سمجھ لیں کہ جو 26 to 30 ہے, جو آپ کی میجورٹی پاپولیشن ہے, اور آپ کی پریویس پروگرامز میں بھی یہ آپ ٹچ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 22 سے لے کر 30 تک ہے, 60%. تو یہ ایک اپرچونٹی دے رہی ہے آئی ٹی انڈسٹری ہی کہ آپ گھر بیٹھے یہ آمدنیاں کر سکتے. ہاؤیور انفارچونیٹلی یہ وتیرہ رہا ہے اس ملک کا کہ ہم انکم ٹیکس کے معاملے میں لوگ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. اس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی, عابد صاحب جو بات فراز بھائی بات کر رہے تھے اکانومی کے حوالے سے, ایک نیشنل کنسنسس کے حوالے سے. دیکھیں ایبسلیوٹلی کراچی شہر رگ ہے, آپ یہاں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, 70% آج دیتا ہے. اسی وجہ سے ایم کیو ایم نے ایک علم اٹھایا ہوا تھا, اور 140A جو ہم نے جس پر آرگیو کیا, با اختیار میئر. آپ مجھے آپ بتائیں, اگین ان پولیٹیکل پارٹی سے میں بات کرتا ہوں, مجھے تو فراز بھائی کی بھی بات بڑی اچھی لگی جس طرح یہ بزنس مین کے لیے درد رکھتے ہیں. ہمارے یہاں جماعت کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے. بھائی آپ 140A کی امپلیمنٹیشن میں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آئے نا ایم کیو ایم کے ساتھ. کیا ایم کیو ایم نہیں ٹھیکہ لیا ہوا ہے کراچی کا؟ با اختیار میئر نہیں بنانا ہے کیا آپ نے حافظ صاحب کو؟
یا اسی طرح کی آپ نے اختیارات دینے جو وسیم اختر بھائی کے پاس تھے؟ وہی رونا وہی پیٹنا. اب ایک اپرچونٹی ملی ہے, ایم کیو ایم نے اپنی سیاست سائڈ پر رکھی ہے کہ کراچی کو جو ایڈمنسٹریٹو حق ہے وہ دینا ہے, تو اس کے ساتھ تو جڑیں, یہ مل جائیں گے تخت, یہ مل جائے گی اپرچونٹی. پھر جب آپ کے پاس اختیارات ہوں گے تو آپ کچھ بہتری کر سکیں گے. یہ فردوس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. فردوس صاحب, جو صادق افتخار صاحب ہیں انہوں نے بریک سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, جو لارجر انٹرسٹ ہے وہ اس وقت کراچی ہے, کراچی اکانومی کا ہب ہے. ہم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن صحیح, الیکشن کمیشن جو ہے وہ 15 دن کا ٹائم لیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم حلقہ بندی کر لیں گے, لیکن پی ٹی آئی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ہم چاہ رہے ہیں کہ 140A کی پراپر امپلیمنٹیشن ہو, میئر جو ہے وہ با اختیار ہو, لیکن بے اختیار میئر کو لانے کا فائدہ کیا ہے؟ واٹ از یور ٹیک آن اٹ سر؟ آگئی بات اصل میں پاکستان میں ہپوکریسی کو اور منافقت کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے. رائٹ. یہ اپریل سے جو ہیں پارٹنرز بنے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے, اور جو بات یہ اپریل میں شرط رکھ سکتے تھے, گورنرشپ نہیں لیتے, ایڈمنسٹریٹرز نہیں لیتے, کہتے سب سے پہلے آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کرو ان لیٹر ان اسپرٹ. 16 مئی کو سلیکٹ کمیٹی کا آخری اجلاس ہوا تھا جس میں ہم نے تو پورا اپنا قانون کا مسودہ رکھ دیا تھا, اور ان کی جماعت نے ساتھ نہیں دیا, اور اس پارلیمانی کمیٹی کی 16 مئی کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. آج جنوری کے مہینے میں آ گئے. وہیں تو قانون میں ہی تبدیلی چاہ رہے ہیں نا. جب سندھ حکومت ایگری کر چکی تھی تو آپ نے کیوں نہیں ان میٹنگوں میں بیٹھے؟ ذرا دے دیں صادق صاحب جواب. جی سر. اور انہوں نے کیوں نہیں انسسٹ کیا اس وقت صادق صاحب جب یہ گورنمنٹ میں آئے تھے کہ پہلا اسٹیپ جو ہے وہ لوکل باڈیز ایکٹ کی امینڈمنٹ ہے. صادق صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. نقوی صاحب, صادق صاحب آپ جی فردوس بھائی, I'm going to address the question of hypocrisy here. Unfortunately, the law of the land does not help us get an order of the Supreme Court implemented. What you are saying in letter and spirit in terms of law, it was a loosely formulated contract. Although the Supreme Court order was a very comprehensive one. اب آپ مجھے بتائیں الیکشن کمیشن سے جو ڈیمانڈ ہے 74 سیٹوں کی, میں جماعت کے ساتھی کو بھی یہی کہہ رہا تھا فردوس بھائی, if you are popular, if جماعت is popular, 74 سیٹیں کراچی کی بڑھتی تو فائدہ کس کو ہوتا؟ پی ٹی آئی پاپولر ہوتی, پی ٹی آئی کو, جماعت اپنا پاپولیرٹی ویو میں جماعت لے جاتی, پیپلز پارٹی لے جاتی, لیکن کراچی کی ٹرو ریپرزنٹیشن تو ہوتی. ہم آپس میں بیٹھ کر, میں کہتا ہوں جو اختلافات ہوں, 10 اختلافات ہوں, ہم نے بھی آپ کو, عمران خان کو اپنے کاندھوں پر پرائم منسٹر بنایا اور اتارا بھی. دیکھیں جہاں اختلافات کی بات ہے, سینسس, سر میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں, آپ سینسس کی بات نہیں, میں آپ کو سر اس کا جواب تو دے سکتے سر. I just did. I think you missed the point. You didn't hear me. I just answered you. Very comprehensively I answered you. Firdaus Saab, I answered very comprehensively. I think you were thinking about a rebuttal. اچھا میں ریفریش کر دیتا ہوں. آپ نے سلیکٹ کمیٹی کو سر, سلیکٹ کمیٹی میں کانٹریکٹ آپ نے پڑھا, میں نے تو پڑھا. You are a learned man. You are one of the leaders, one of the highest, one of the senior leaders of PTI. You should have and you did. Did you see 140A کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اور یہاں جو آپ کی ایک سلیکٹ کمیٹی میں جو چیز تھی اس کا کوئی کمپیریزن ہے؟ ایپل اور تربوز کا کمپیئر کر رہے ہیں آپ. ارے یار, I'm sorry صادق. Sir, with due respect, with due respect. سلیکٹ کمیٹی, یہ ایک منٹ ہولڈ آن. جی نقوی صاحب, سکون سے بھائی, سکون سے. Yes sir. یہ سلیکٹ کمیٹی بنی تھی مراد علی شاہ نے after the judgment of the Supreme Court. Correct. He said he would implement it in letter and spirit and revise the Local Bodies Act 2013 to fulfill the requirements of the Supreme Court. یہ بنی اسی کے بعد تھی, 23 فروری کے فیصلے کے بعد. For your knowledge, it was to bring that judgment into practical force. اور بھائی جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ ہی کی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ الیکشن اب کبھی بائیکاٹ نہیں کرے گی. اسی طریقے سے
पीपीपी भी तय कर चुके हैं, इसी तरह पीटीआई भी तय कर चुकी है कि इलेक्शन बॉयकॉट करना जमहूरियत में कोई सलूशन नहीं। ये जवाब दें, ये सादिक भाई इलेक्शन, नकवी साहब गुड पॉइंट, ये जवाब दें आप। सर मुझे आप बताएं, चाहे 74 सीटें एक शहर की मिसिंग हो तो आप किस मॉरल हाई ग्राउंड पर इलेक्शन लड़ेंगे? आप लोग सबको हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए था। मैं तो देखें फिरदौस भाई से भी मेरी मुलाकात है एंड ही इज फिरदौस भाई 1 सितंबर 2020 बोलने का मौका मिलेगा जी जी या मैं दरखास्त जी, आपको सादिक भाई को नकवी साहब पॉइंट अपना क्लियर करने दे जी। फिरदौस भाई, with all due respect, you are a senior leader, very learned man. What my point is कि सर देखिए, मेरा सिर्फ ये तज्जिया है, जहाँ 74 एक छोटे शहर के बराबर हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। अब इससे पहले आप शो पर नहीं थे तो हमारे जमात इस्लामी के भाई भी एक पॉइंट हमने उठाया था कि जो डीलिमिटेशन का मामला है वो पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन पर एक प्रोसेस होता है जिस पर सारे फरीकैन को बैठना पड़ता है। आपने हमें नहीं बुलाया, हमारे खदशात नहीं पूछे गए और आपने डीलिमिटेशन ऐसी की कि एक 20,000 पर सीट निकल रही है और हमारी 90,000 पर सीट निकल रही है। देखिए ये तो सरासर नाजायज और नाइंसाफी पर मबनी डीलिमिटेशन है एंड आई एक्सपेक्टेड कि मेरे पीटीआई में भी दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी में भी दोस्त हैं। देखिए कराची को कराची की रिप्रेजेंटेशन मिले, चाहे जो जीते कराची को ऑब्जर्व करें। हम उस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां आगे तबाही है अगर एक साथ नहीं बैठे। तो मेरा एक दरखास्त है आप सब सीनियर लीडर जहां बैठे हुए हैं कि कुछ हल निकालें, ये लड़ाई झगड़े की सियासत खत्म करें, पॉपुलैरिटी की सियासत ना करें, रिजल्ट्स विल स्पीक फॉर देमसेल्व्स। राइट, जमात इस्लामी के जो साहब हैं नजीब साहब, वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ये सर्कमस्टेंसेस आप देख रहे हैं जिसमें 140A की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, डीलिमिटेशन का प्रॉब्लम है। अगर आप अपना मेयर लाते हैं, चाहे वो अगर आप पीटीआई के साथ लेकर आते हैं तो आपको पैसे ही नहीं होंगे, आपको पावर ही नहीं होंगे। फराज भाई ने आपने पैसे आपके अलाउ नहीं करने हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ आते हैं तो पीपल्स पार्टी अपना कब्जा जमा के, आपको फायदा क्या होगा? देखिए जी, मैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और मोहतरम, पहले तो मैं पूछूं फिरदौस भाई आपकी तबीयत बेहतर है अब अल्हम्दुलिल्लाह? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सेहत दे। अच्छा जी, बेहतर, वो कह रहे हैं बेहतर है, ज़्यादा हल्का हाथ रखो। जी। अच्छा, अब क्या हुआ, बहुत अच्छी बात हो रही है आईटी के हवाले से। हम जब ब्रेक पे थे तो हम बात भी कर रहे थे। देखिए मैं जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ वो बैंकिंग की फील्ड है। गुज़िश्ता 8 महीनों से मैं लखानी से कह रहा था कि बैंकिंग सेक्टर में कोई इंपोर्ट बिकॉज एलसीज पे पाबंदी है, नहीं हो पाई। जब पाकिस्तान का इस वक्त जो बिजनेस केक पीस है ना, वो तकरीबन 34% बैंकिंग सेक्टर से रिलेट कर रहा है। ठीक, आप इस बात को मानेंगे, 34% ह्यूज अमाउंट। और बैंकिंग सेक्टर में वुड यू बिलीव कि कोई चीज़ हमें हार्ड सूरत में नहीं देनी पड़ती। हर चीज़ जो है ना, या तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते हैं या इंपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि हम बैंकिंग सेक्टर को रिलीफ दे दें। मैं देखें इस वक्त कुएं के अंदर कुत्ता पड़ा हुआ है, कुत्ते को कोई नहीं निकाल रहा, बातें कर रहे हैं सारे लोग। दोस्त मेरी बात सुनिए, 2 मिनट, मैं वापस आपके पास ही आता हूं। सारे दोस्त एक छोटा सा ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं वापस आपके पास ही आता हूं। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में क्या हुआ, नाज़िम आएगा तो फिर क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट काम है वो तो है इकानमी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि रेलेवेंट लोगों को राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिए होना चाहिए। हमारे साथ फराज आबिद लाखानी साहब हैं जो कॉमर्स के एडवाइज़र हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम सिंध हैं। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त कराची का जो बिजनेसमैन है उसके मसाइल क्या हैं और किस तरह से हल करने जा रहे हैं जिससे कुछ गुड न्यूज़ आए, बेहतरी हो, इकानमी में बेहतरी आएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। जी फराद भाई, कोई अच्छी खबर बताएं। अच्छी खबर तो ये है कि जो है ना, वी हैव टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट व्हाट हैज़ हैपेंड। और आज के फिगर्स अगर आप देखें तो वी हैव टू कंट्रोल आवर ट्रेड डेफिसिट, और बिज़नेस कम्युनिटी को इसमें मेन रोल अदा करना होगा मिल के फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ फेडरल में। देखें इस महीने के भी जो हमारे पास नंबर हैं वो $400 मिलियन के डेफिसिट के हैं, और हमें ये डेफिसिट हर हाल में रोकना है। इसके बावजूद कि थोड़ी देर पहले आप मुझे कह रहे थे कि एलसीआं, देखें हमारी इकॉनमी बेस्ड है इम्पोर्टेड आइटम्स।
तो ये कब तक लोकलाइजेशन से हम भागेंगे? वी हैव टू ब्रिंग लोकलाइजेशन। इंडस्ट्रीज को जरूरी है। एक सवाल देखिए नंबर्स बड़ी थोड़ा सा साहब से मुझे एलसी के बारे में बात मैं सिर्फ आपको 2 नंबर बता दूं भाई। $30 बिलियन के हम जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 30 के हम रेमिटेंस लेते हैं, 70 का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 20 का डिफरेंस 18 का कभी डिफरेंस आता है, कभी 15 का डिफरेंस आता है। इस महीने 400 मिलियन का डिफरेंस है। भाई हमारी सिचुएशन ये है दैट वी अर्जेंटली दिस मंथ ऑनवर्ड्स हमें चाहिए कि हम इसको सरप्लस में ला के खड़ा कर दें। आप सोचें अगर $500 मिलियन सरप्लस आना शुरू हो गया हर महीने का, तो साल का क्या होगा? अच्छा, साल का ये आंसर होगा कि $6 अरब आप बचा रहे बैंक का इसमें ये कहना है कि ये जो एलसी में रिस्ट्रिक्शन है ये मैंने खुद लाई। मेरी बात जब हुई उन्होंने कहा ये मैंने खुद लाई हैं क्योंकि जो 70 बिलियन का इंपोर्ट है वो भी इसमें आ रहा है, वो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। मुझे बाहर से जो आपके इंपोर्टेड क्वालिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के फैब्रिक हैं, शूज़ है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो ये मैंने खुद, डू यू एग्री? यार मुझे एग्री करने का क्या, ये सब बिजनेस कम्युनिटी को हैज़ टू प्ले अ पार्ट। आपको पता है आप लोकल सुपरमार्केट में जाएं, चीज़ खरीदते हैं इंपोर्टेड, बटर लेंगे इंपोर्टेड। भाई जब लोकल अवेलेबल है लेट्स यूज इट। और रेवेन्यू का अगर शॉर्टफॉल हो तो टोबैको इंडस्ट्री लगाए रेवेन्यू, लगाए टैक्स। अच्छा इस तरह के और बहुत सारे आइटम्स हैं भाई, उस पर कलेक्शन बढ़ा दे, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर ले। सर आखिरी गुड न्यूज़ देता नाजिम आ जाए आपका, तो आप क्या करेंगे? HS कोड 92 अगर आप ये लग्जरी आइटम नहीं है, ये जरूरी आइटम है मेरे भाई। स्टेट बैंक बेसिक आइटम तो कोई मना कर ही नहीं रहा। को समझाएं कि HS 92 और 90 पे आप आ जाइए, सारी लग्जरीज बंद हो जाएंगी और इमरजेंसी आइटम आएंगे। जमात इस्लामी ने क्या किया? जमात इस्लामी ने बैंकिंग के लिए ये किया, IT के बच्चों के लिए किया। यूथ जब 64% यूथ है तो यूथ का यूटिलाइजेशन क्या हो, डब्बू पे तो नहीं लगा सकते हम। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बनो काबिल प्रोग्राम IT के लिए लॉन्च किया। पैसे कहां से लाए? बताते हैं बनो काबिल में मैं बताता हूँ टेक्निक, इसका एक अलग प्रोग्राम रख। अब बनो काबिल में 1.25 लाख बच्चे और बच्चियां कराची की मैट्रिक और इंटर पास। अब हम इसी हफ्ते शुरू करने जा रहे हैं उनकी क्लासेस। हमारा टाइम खत्म। अब इसमें होगा क्या? इसमें एक्सपोर्ट होगी। वो जब सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो 6 महीने का हमने जो बात लखानी तुम कर रहे हो, हमने टाइम रखा है। अब आ जाओ गुड न्यूज। हाफिज साहब मेयर हैं, इसलिए कि जहां नंबर्स ये गुड न्यूज है। मैं बता नहीं मैं गुड न्यूज अब बता रहा हूं, कोई दिल छोटा ना करे। यानी देखिए जी, हमारे शमीम भाई भी तबीयत सही नहीं है, उनके लिए भी खुशखबरी है। हाफिज साहब वहां भी कल गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है PTI के 6 धड़े हैं, 5। अब कौन सा हमारे साथ मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, ये तो PTI फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी कम से कम यकसू है कि जमात इस्लामी के साथ मिले। रह गई MQM, हमारी ख्वाहिश थी कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा बने। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने क्लियरली कह दिया है कि जो सियासी जमातें हैं, कराची इतना बड़ा है, मिनी पाकिस्तान है, हम किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। कंसेंसस डेवलप करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दोस्तों को भी साथ लेंगे। लास्ट मैसेज, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। आपके पास कोई गुड न्यूज हो जो पाकिस्तान के अवाम को सुनाना चाहें ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान? कि मेरे ख्याल से द ओनली गुड न्यूज इज कि इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन जो है वो मई और जून के अंदर हो जाएंगे। कराची की बात नहीं करते। बहुत शुक्रिया भाई, कभी कराची की बात नहीं। नकवी साहब बहुत शुक्रिया जी। सादिक इफ्तिखार साहब आप बताएं, कोई पाकिस्तान के अवाम के लिए इन पॉलिटिकल गंबेलों से बाहर निकल के कोई अच्छी खबर दे। सर देखिए, MQM ने एक राह हमवार कर दी है कि अगर आप कराची के साथ मुखलिस हैं तो अपनी सियासत को छोड़कर कराची के लिए लड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम। लाजमी है ताकि डेवलपमेंट हो सके कराची। और हाफिज साहब को वोट भी कराची की बेहतरी के लिए मिला है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लीड किया है। फिरदौस शमीम नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सादिक इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नजीब हारून साहब थैंक यू वेरी मच, फराज आबिद लाखानी साहब। इसके साथ आज की जो आखिरी बात ये है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हम सब ने मिल के इस पाकिस्तान के लिए सोचना है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जितने जिस फील्ड में जाएं उसमें हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम मिल के इन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करें और इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें, ना कि हम अपने दुबई और हम अपने लंदन और अपने स्विट्ज़रलैंड के फ्लैट्स के बारे में सोचें। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।